कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी संजय कुमार सर से बातचीत करी जाए। कंपनी रिलेटेड सारे ग्राफिक्स, चाहे वो ऑर्डर विन्स रिलेटेड हो, कंपनी के नतीजे हों, सेगमेंट परफॉर्मेंस हो, सब आपकी स्क्रीन पे आता रहेगा। संजय सर, सबसे पहले तो ऑर्डर बैक, वीकेंड पे भी अनाउंसमेंट आया कि आपने राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से एक ऑर्डर बैक करा। इनफैक्ट जितने अनाउंसमेंट्स आए थे अगस्त के, मैंने मैप करे, ऑलमोस्ट 465 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स आपने डील विंस अनाउंस कर दिए अब तक अगस्त में। संजय सर, हमारी इन रीसेंट ऑर्डर विंस के बाद ऑर्डर बुक खड़ी कहाँ है? अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक कहाँ खड़ी है और मोटा मोटी कितने समय में ये बुक एग्जीक्यूट होनी है? नमस्कार आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें मौका देने के लिए। आपने जैसा कि बताया कि अगस्त में हमारी ऑर्डर विन 400 करोड़ से ऊपर रही है और इस तिमाही और पिछले तिमाही दोनों मिला के अगर हम देखें तो ये नंबर 1400 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुके हैं। और ओवरऑल अगर ऑर्डर बुक की बात करेंगे तो हम 7200 से ऊपर हमारी टोटल अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक है। जहां तक इसके एग्जीक्यूशन की बात है तो इस साल हम इसमें से करीब 3000 करोड़ तक के ऑर्डर्स को रेवेन्यू में कन्वर्ट करने की प्रयास करेंगे और जो हमें भरोसा है कि हमारी जो टीम्स है वो कर पाएंगी। और अगले सालों में कुछ कुछ कंपोनेंट्स जाएंगे ऑफ कोर्स, तो उनके बारे में आंकड़ा मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन इस वर्ष का, वर्तमान वर्ष का जो आंकड़ा है वो इतना ही है। तो आप कह रहे हो पिछले 2 महीने में 1400 करोड़ रुपए के आसपास की डील विंस, अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक 7200 करोड़ रुपीस के आसपास प्लस खड़ी हुई है। मैं करेक्ट करना चाहूंगा, Q1 और करंट Q2। ओके, तो इस फाइनेंशियल ईयर अब तक? जी हाँ, परफेक्ट। अच्छा, डील पाइपलाइन संजय सर यहां से कैसी नजर आ रही है? सेंटर और स्टेट्स दोनों की तरफ से एक्टिविटी पिकअप हो रही है क्या? ऐसा नहीं है ये जो ऑर्डर बैग आप ऑफलेट कर रहे रन ऑफ द मिल हैं, ऐसे कोई हटके नहीं हो रहे? नहीं, ऐसा है। देखिए, स्टेट्स और सेंटर दोनों में एक्टिविटीज हैं और दोनों जगह से, और कॉरपोरेशंस भी हैं, जो PSUs भी हैं, वहां से भी, सब जगह से, सारे तरफ से हमारे को, हम जो जहां जहां भी बिड कर रहे हैं वो सभी जगह कहीं कहीं सफलताएं हमको मिल रही है। जैसा भी कंपटीशन होता है तो सेक्टर स्पेसिफिक भी नहीं है, हम आईटी रिलेटेड ऑर्डर्स हैं और रेलवे सिग्नलिंग के ऑर्डर हमें मिले हैं अभी हाल में। कवच के 2 ऑर्डर्स हमें मिले हैं, एक पिछले वर्ष मिला था Q4 में और एक अभी इस वर्ष मिला है। तो संजय सर, जी हाँ, तो ये जो 7200 करोड़ रुपए प्लस की ऑर्डर बुक है, इसमें कवच का कंट्रीब्यूशन कितना है? और रेलवे के कवच सिस्टम इंप्लीमेंटेशन में आप हो, अच्छा, एंटी कोलिजन डिवाइसेस आप बनाते हो या फिर आपका वो जो ऑप्टिक फाइबर का नेटवर्क है वो सिग्नलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, डेटा ट्रांसमिशन के लिए इस्तेमाल करा जाता है? कवच में रेलटेल का असल रोल क्या है? देखिए, रेलटेल प्राइमरीली अगर हम देखें तो हमारे यहाँ जो सिग्नल इंजीनियर जो रेलवे से हैं वो हमारी एक एक्सपर्टीज है और ये बहुत ही रेयर टैलेंट है जो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। तो उस एक टैलेंट का जो हमारे पास इनहेरेंट कैपेबिलिटी है उसके साथ हम जाते हैं। अब जो एंटी कोलिजन डिवाइसेस हैं उसका जो डेवलपमेंट है वो इंडिपेंडेंट OEM कंपनीज हैं और जैसा कि हमने पीछे भी बताया था कि एक OEM के साथ हमारा एक्सक्लूसिव टाई अप है, लेकिन इनके एग्जीक्यूशन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं बिकॉज ये सेफ्टी सिस्टम्स हैं, इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग और जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, सिग्नल इंटरलॉकिंग, ट्रैक रूट के साथ इंटरलॉकिंग, सारी इंटरलॉकिंग्स होती हैं और फिर हमें रेडियो के थ्रू जो है जो लोकोमोटिव्स होते हैं उनको कनेक्ट करना है, तो काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इन ऑर्डर्स के एग्जीक्यूशन में 18 से 24 महीने तक लग जाते हैं। फिर रेलवे तो मतलब में बहुत एंटी कोलिजन डिवाइस कोई और कंपनी बना रही होगी, वो अपना प्रोफाइल नहीं है, उसकी लेआउट, उसकी सिग्नलिंग, वो सब अपना काम है। हाँ जी, उनकी जो प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है वो RDSO एक ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, रेलवे का, उनके अप्रूवल के तहत कंपनियां बनाती हैं, स्पेसिफिकेशन उन्होंने बनाए हैं, उसके तहत वो उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। जी हाँ संजय सर, आपकी तो काफी अच्छी, वो कहते हैं ना, स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है भारतीय रेल के साथ। अगस्त में जो ऑर्डर्स मिले
बीएसएनएल से, बिहार स्टेट इलेक्शन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एयरपोर्ट अथॉरिटी, केरला स्टेट आईटी मिशन, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट केरला, राजस्थान स्किल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो रेलवेज का ऐसा है कि ऑफ लेट डिपेंडेंस रिड्यूस हो रहा है, या आप स्मार्टली डाइवर्सिफाई कर रहे हो, ऐसा हो रहा है क्या बुक्स पे? और रेलवे का इस समय कंट्रीब्यूशन क्या है, चाहे वो रेवेन्यूज हो, ऑर्डर बुकिंग्स हो उसमें? देखिए, अगर हम बात करें रेलवेज के से डिपेंडेंस की, तो रेलवेज का जो हमारा रेवेन्यूज में भी जो शेयर रहा है वो 18 से 20% से ज्यादा नहीं रहा है। उसमें टेलीकॉम इनकम भी है और रेलवे के प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो और अभी जो प्रेजेंट ऑर्डर बुक है उसमें भी अगर हम देखेंगे तो 15-16%, 14-15% से ज्यादा हमारा शेयर रेलवे का नहीं है। तो डाइवर्सिफिकेशन अभी हम नहीं कर रहे हैं, ये हम पहले से ही करते चले आ रहे हैं। पिछले 3 से 4 सालों, 5 सालों में हम अगर देखेंगे तो हमारे जो ऑर्डर विंस है वो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डिफेंस, कोल, इन सारे सेक्टर्स से आते हैं, एजुकेशन, हेल्थ। तो इट इज ऑलरेडी हमने डाइवर्सिफिकेशन की तरफ हमने काफी पहले ये डिसीजन ले लिया था, क्योंकि आपको पता होगा कि रेलवे में नॉमिनेशन वर्क्स जैसी कोई चीज नहीं होती है। जनरली हम उनके भी टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें कंपटीशन को फेस करके फिर हमें काम मिलते हैं। फिट करना पड़ता है, फाइट करनी पड़ती है और उसके बाद काम मिल रहा होता है। अच्छा, अब आता हूं रिजल्ट्स पे। संजय सर, ये तो ऑर्डर बुक्स, क्योंकि खबर उसकी वीकेंड पे आई थी, इसलिए मैंने कहा तो ऑर्डर्स के साथ शुरुआत करता हूं। लेकिन Q1 में 2 सेगमेंट्स हैं आपके, वो डायरेक्टर साहब आप चला रहे थे, सेगमेंट मिक्स वो दिखाइएगा। टेलीकॉम और प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेज, ईयर ऑन ईयर टेलीकॉम बढ़ा 2.1% रेवेन्यू ग्रोथ, प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेज 78% की ग्रोथ। ये क्या प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेज से ही ग्रोथ लीड होने वाली है? इस तरह का परफॉर्मेंस दोनों का अलग अलग क्यों? टेलीकॉम क्यों पछता है, प्रोजेक्ट वर्क में इस तरह का अच्छा उछाल क्यों है? देखिए, ठीक है, आपका सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन हम हमेशा पहले भी मैं बताता रहा हूँ कि हाँ। रेंटल में जो हमारा जो एक जो ऑर्डर साइकिल होती है, वो कई बारी क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम देखते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम उसको देखते हैं तो कई बारी चूंकि टेलीकॉम सेगमेंट ऑलरेडी अब छोटा हो गया, काफी छोटा हो गया है मुकाबले प्रोजेक्ट सेगमेंट के। तो उसमें जो किसी एक पर्टिकुलर क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो शायद हम उसको, अगर हम ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से एक पर्टिकुलर क्वार्टर को देखते हैं तो ये मेरे हिसाब से ठीक नहीं हुआ। लेकिन एनुअल बेसिस में जहां तक हमें मालूम है, जहां तक मुझे पता है, एनुअल बेसिस में हमारी जो ग्रोथ है वो 8 से 9% के आसपास रहने वाली है, पीछे भी रही है और आगे भी हम इसके ऊपर अभी काम कर रहे हैं कि टेलीकॉम सेक्टर में हमारे को और ऑर्डर्स मिले। इस पे टेलीकॉम सेक्टर में सबसे बड़ी जो एक विडंबना हम कहेंगे या इंडियन टेलीकॉम मार्केट का एक ऐसा स्वरूप रहा है आई वुड से कि पिछले 15-20 सालों से ही रहा है कि इसमें प्रेशर बहुत रहा है। इंडियन टेलीकॉम मार्केट में प्राइस प्रेशर बहुत रहा है और कंपटीशन की वजह से वॉल्यूम्स, हम अगर देखें कैपेसिटीज के टर्म्स में तो वॉल्यूम्स बढ़ते हैं, लेकिन कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ हम रेवेन्यू जब कन्वर्ट होती है तो वो कई बारी उतना कन्वर्ट नहीं होती, उतना कन्वर्जन रेट नहीं मिलता है। तो उस वजह से कई बार जैसे किसी ने 100 Mbps की कनेक्शन ली हुई है और कल को वो कहता है कि हमको 500 Mbps की कनेक्शन चाहिए, लेकिन फिर जो प्रोरेटा उसका जो टैरिफ होता है वो प्रोरेटा टेपर ऑफ होता है और प्रेशर होती है, मार्केट की कंपटीशन की प्रेशर भी होती है। तो इसलिए टेलीकॉम ग्रोथ को एक पर्टिकुलर क्वार्टर पे हम अगर फोकस ना करें, ठीक है, वो क्वार्टरली एबरेशंस हो सकते हैं, हर क्वार्टर मैप ना करें। मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि टेलीकॉम के लिए आपके मार्जिन जो है 20% प्लस के हैं। ये प्रोजेक्ट वाली जो डिवीजन है उसके मार्जिन 4-4.25% पे आके खड़े हुए हैं। इसीलिए अगर प्रोजेक्ट वाला ग्रोथ ज्यादा अच्छा आता है तो मार्जिन स्क्वीज हो जाते हैं। यही रीजन है क्या कंसोलिडेटेड मार्जिन Q1 में 300 बेसिस पॉइंट्स गिरे थे, सिर्फ इसी मिक्स के डिफरेंशियल के चलते, या कुछ और भी दिक्कतें थी सर? नहीं, बिल्कुल सही आपने इसको पहचाना है। देखिए, टेलीकॉम नेटवर्क, जो टेलीकॉम सेगमेंट है रेलटेल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसका कारण मैं बताता हूँ। देखिए, आईटी या कोई भी सिस्टम आज के इसमें सिस्टम में हम देखेंगे तो बिना कम्युनिकेशन के आप कोई भी सिस्टम को डेवलप या डिप्लॉय नहीं कर सकते। कम्युनिकेशन हमेशा चाहिए और टेलीकम्युनिकेशन चूंकि हमारा अपना स्ट्रेंथ है
तो टेलीकॉम सेगमेंट में बिजनेस डायरेक्टली भले ही नहीं आ रहा है, लेकिन वो हमें एक सपोर्ट देता है प्रोजेक्ट बिजनेस के लिए। डेटा सेंटर के कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखेंगे। दूसरी बात आपने जो कही कि जो हमारा मार्जिन्स बहुत अच्छा है, उस मार्जिन्स की बात बिल्कुल सही है कि टेलीकॉम में मार्जिन्स अच्छे होते हैं। हम अच्छा, एक चीज संजय सर, ये इस पे घुसूं मैं उससे पहले, जब आप कहते हो टेलीकॉम और जब आप कहते हो प्रोजेक्ट वर्क सर्विसेज, दोनों में बेसिक डिफरेंशियल क्या होता है? टेलीकॉम मतलब ये टेलीकॉम कंपनीज को सर्विस कर रहे हो, तो आप इसको ऐसे ऐसे देखो क्या? नहीं, देखिए टेलीकॉम सेक्टर में अगर हम बात करेंगे तो टेलकोज जो हमारे हैं, वो चाहे वो एयरटेल हैं या भारती है या टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड है या सिफी है, रिलायंस जियो है, बीएसएनएल है, ये सारे हमारे टेलीकॉम सेगमेंट के प्लेयर्स हैं जो हमारे कंपटीशन में आते हैं। तो अब वो जो टेलीकॉम सेवाएं देते हैं, हम सारी सेवाएं नहीं दे सक रहे हैं, लेकिन हम जनरली एंटरप्राइज सेगमेंट को सेवाएं देते हैं। जैसे जो ब्रॉडबैंड एक हमारी एक ऐसी सेवा है जो केवल रिटेल में ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू सब्सक्राइबर्स लेते हैं, लेकिन मोबाइल टेलीफोन सेगमेंट जो है, मोबाइल सेगमेंट है, उसमें जो काफी बड़ा रेवेन्यू सेगमेंट है, उसमें हम नहीं एक्टिव है। उसमें काफी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी जरूरत होती है। बेसिकली टेलीकॉम सर्विसेज मुहैया कराते हो आप, टेलीकॉम सर्विसेज मुहैया कराते हो एंटरप्राइजेस के लिए, एंटरप्राइजेस के लिए, और टेलीकॉम भी वो एंटरप्राइजेस हो सकती है। लाइक बीएसएनएल हमारी सेवाएं लेता है, एयरटेल हमारी सेवाएं लेता है, जियो भी हमारी सेवाएं लेते हैं, हम भी उनसे सेवाएं लेते हैं। तो एक तो ये बात हुई। और टेलीकॉम सर्विसेज में जो सर्विसेज जनरेट होती है वो हमारे अपने एसेट्स के द्वारा जनरेट होती है। जब हम प्रोजेक्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट सेगमेंट में हम एसेट दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस का क्रिएट करते हैं। तो उसमें जो हम जो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो हमारी नहीं होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी नहीं आएगी, वो उनके लिए उनके पर्पज से आएगी। लेकिन हम अगर मान लेते हैं 100 करोड़ का काम करते हैं, उसके लिए हमने कुछ सामान खरीदा, कुछ सर्विसेज एग्जीक्यूट कराए, तो हम उसमें मान लेते हैं 95 करोड़ का हमने उसमें खर्चा कर लिया, उसको एग्जीक्यूट करने में, उस एसेट को हैंड ओवर किया, आगे हम उसको मेंटेन भी करते हैं। तो उसमें हम 4 से 5% के मार्जिन में भी आ पाते हैं। वो मैं समझता हूं कि आज के दौर में किसी भी प्रोजेक्ट कंपनी को आप देखेंगे जहां पे वो प्रोजेक्ट्स करती हैं, चाहे वो रियल स्टेट में है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में है, चाहे किसी भी सेक्टर में है, वो 3 से 4% का भी मार्जिन कंपनियां मेंटेन कर पाती हैं बड़ी मुश्किल से। तो हम 4 से 5 का परसेंट मार्जिन मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात ग्रोथ की। अगर हम ग्रोथ की बात करें तो आप देखेंगे कि हमारी जो ओवरऑल ग्रोथ है, सारे सेक्टर्स को पुट टुगेदर, वो अगर आप देखेंगे तो वो अच्छी है। और हमारा जो पैट है, अर्निंग पर शेयर है, उनमें एक अच्छी मैं उसी पे आता हूं। आपने एक बात कही शुरुआत में कि 7200 करोड़ रुपीस प्लस की ऑर्डर बुक अनएग्जीक्यूटेड खड़ी हुई है और इस साल हम 3000 करोड़ रुपए के आसपास एग्जीक्यूशन कर लेंगे। 3000 करोड़ रुपए एग्जीक्यूट करोगे तो रेवेन्यूज में पर्कुलेट हो रहा होगा। संजय सर, पिछले साल तो अपन ने 3500 करोड़ रुपए रेवेन्यू करा था, इस बार मतलब रेवेन्यू गिर रहा होगा क्या? अभी इस क्वार्टर में कुछ समय बीत भी गया है, तो उस समय को हम कैसे भुला सकते हैं। और आगे भी हम कुछ ऑर्डर्स नेचुरली विन करेंगे, पूरे साल हम खाली हाथ तो नहीं बैठेंगे। ठीक, संजय सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से सब कुछ समझाने के लिए, थैंक यू। अच्छा, मैं ब्रेक ले लेता हूं सर, आप कुछ कह रहे हो? सॉरी। कि हमारा जो रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस है वो 20 से 22% हमारा रहेगा, क्योंकि अब हमारे नंबर्स भी बढ़ रहे हैं, तो जो एब्सोल्यूट नंबर्स है उसके हिसाब से 20 से 22% का हमारा रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस रहेगा। बढ़िया, 20-22% इस साल FY26 में रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। ब्रेक ले लेते